चलिए स्टार्ट करें। रजिस्टर खोलें जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? रजिस्टर खोलें सर, चेक करें क्या पढ़ रहे हैं। एक नजर रिवाइज करें क्या क्या बात चल रही थी, देखें कहाँ तक पहुंचा था। यहाँ तक लिख लिया था जो बोर्ड पे? एक नजर रिवाइज करें जो बात हुई। हाइलो मेथड पढ़ रहे थे, क्या मकसद है हाइलो मेथड का? पहला स्टेप क्या है? हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल और उसकी कॉस्ट लिख लें। सेकंड स्टेप है डिफरेंस ले लें। जो डिफरेंस लिया था उसके नीचे एक सेंटेंस पढ़ें जो कल लिखा था। हाईएस्ट लेवल पे लोएस्ट लेवल पे जो कॉस्ट है उसके अंदर जो फिक्स कॉस्ट है वो तो दोनों तरफ सेम ही होगी, इसलिए जो डिफरेंस है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आया होगा। तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स करके पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली थी। समझ आ गया था यहाँ तक? तो बेटा उसको यूज करके हमने फिक्स कॉस्ट भी आइडेंटिफाई कर ली थी। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कैसे मैंने ढूंढी थी देख लें देख लें देख लें देख लें। जो लेवल सिलेक्ट किया था उसमें से मैंने हाईएस्ट उठाया था और हाईएस्ट लेवल की टोटल कॉस्ट लिख के उसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करके डिफरेंस के तौर पे फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर ली थी। सर अभी बड़ा मासूम सा छोटा सा डाटा हमने देखा है, गेम ऑन है सर। मैंने लेकिन आपसे कहा था सिलेक्टेड लेवल में से हाईएस्ट भी उठा सकते हैं और लोएस्ट भी। हाईएस्ट पे मैंने वर्किंग कर दी थी, लोएस्ट पे मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन हमेशा हर लेवल पे नहीं होगी क्योंकि कॉस्ट में और भी फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लेशन के, अदरवाइज वाइस ऐसा हम पढ़ेंगे। तो जो सिलेक्टेड लेवल्स है उनमें से आप या हाईएस्ट उठा लें या लोएस्ट उठा लें, इंशाल्लाह आंसर सेम आएगा। वो मैं वर्किंग करता हूँ। यहाँ तक समझ आ गया था जो बाकी मैं अभी बात पूरी करता हूँ। ये एनी कंफ्यूजन यहाँ तक नोट था यहाँ तक? चलिए एक और लिखें इसके बाद। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन? और का बेटा यहाँ मीनिंग मेरा ये है कि अपने फर्स्ट लेवल पे जाएं, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप पे बल्कि कहना चाहिए जाए, जहाँ ये हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट हुआ था। मैंने फिक्स कॉस्ट की वर्किंग 400 यूनिट्स और 6 लाख रुपीस की बेस पे की थी। ऑल्टरनेटिवली अब ये वर्किंग अगर हम चाहें तो लोअर लेवल पे भी कर सकते हैं, दोनों जरूरी नहीं होता है, लेकिन इस वक्त अपना कॉन्सेप्ट जरा डेवलप कर रहे हैं हम, तो इसलिए जरा एक सेकंड दोबारा गौर से मेरी बात सुनना। क्या वैसे फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम ही रहता है वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट का टोटल कांस्टेंट रहता है? वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का। तो अगर 100 यूनिट्स बने थे, जरा एक दफा दोबारा ढूंढ के मुझे पहले फिगर्स लिखवा दो। जब 100 यूनिट्स बने थे तो कॉस्ट इंकर हुई थी 3 लाख, टोटल कॉस्ट इंकर हुई थी। अब हमें ये पता चल गया हुआ है कि 1000 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, तो इन 100 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट टोटल फाइंड आउट की जा सकती है। नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, हमारा आंसर आ जाएगा, सॉल्व किया करें, 1 लाख रुपीज क्या आ गया, तो टोटल कॉस्ट लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू
फिक्स कॉस्ट, क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल चाहे हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल हो या लोएस्ट एक्टिविटी लेवल हो सेम ही होना चाहिए था? बड़ा इंशाल्लाह हमेशा आंसर सेम ही आया करेगा, चाहे आप हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे वर्किंग कर लें या लोएस्ट पे कर लें, दोनों वर्किंग जरूरी नहीं है। हम नॉर्मली वैसे हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे चेक कर लेते होते हैं। फिलहाल काइंडली लिखना, नोट कर लो, समझ आ गया ना प्लीज। सेलेक्टेड लेवल्स में से चाहे हाईएस्ट में फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट कर लें या लोएस्ट में, इंशाल्लाह आंसर सेम ही आएगा। दोनों जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों वर्किंग्स कर लें आप। एनी कंफ्यूजन जी प्लीज? ये हो गया नोट? देन सर आपसे जरा क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन जरा प्लीज। अब ये जो 2 लाख रुपीज आए हैं, 2 लाख रुपीज फिक्स कॉस्ट के, ये पर यूनिट आए हैं? टोटल तो है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है। 1000 होना जरा थोड़ा पीछे अपने रजिस्टर में। 1000 रुपीज क्या थे? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, वो पर यूनिट क्यों थी? हाँ जी, गौर से जरा बातें सुनिएगा मेरी, जरा वर्किंग जरा देखें। 1000 आया कैसे था? हमने 3 लाख रुपीज कॉस्ट लिखी और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स की, तो एक्स्ट्रा यूनिट्स 300, 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स की कॉस्ट 3 लाख रुपया थी, तो हमने कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट से किया, तो 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय पर यूनिट का मतलब 1 यूनिट, 3 लाख रुपया 300 यूनिट्स का एक्स्ट्रा खर्चा, और हर एक यूनिट का 1000 रुपया पर यूनिट का मतलब एक, सही है, पर 1 यूनिट। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है 50 रुपीज पर यूनिट, उसका क्या मतलब है? पर 1 यूनिट। लेबर कॉस्ट है 5000 पर यूनिट, ये पर यूनिट, पर आवर, पर 1 आवर, पर यूनिट का मतलब होता है पर 1 यूनिट। तो अगर 3 लाख रुपया 300 यूनिट्स की कॉस्ट थी, तो हर यूनिट की कॉस्ट 1000 फाइंड आउट हुई है। देन मैं पूछ ही रहा था ये 2 लाख रुपया पर क्या है, तो जरा मेरी बात सुने जरा, ये 2 लाख रुपीज आया कैसे है, चाहे हमने हाईएस्ट लेवल पे वर्किंग की हो या लोएस्ट लेवल पे वर्किंग की हो? नहीं, मेरी बात जरा एक मिनट, हमने फिगर ली 400 यूनिट्स और 6 लाख रुपया सामने लिख लिया, ऐसे किया ना? तो थोड़ा सा डाटा ऊपर देखें जाकर जरा, क्या अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स बने थे? स्टार्ट में जो डाटा लिखा था हमने कल, क्या अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स जब बने थे तो 6 लाख रुपया कॉस्ट आई थी? तो ये अप्रैल के महीने की 6 लाख रुपया कॉस्ट है 400 यूनिट्स को बनाने की। सिमिलरली 3 लाख रुपीस जनवरी के एक महीने की कॉस्ट है 100 यूनिट्स को बनाने की। असल में ये मंथली कॉस्ट है। अब जरा बोर्ड पे देखें, जब 400 यूनिट्स बने अप्रैल के महीने में तो 6 लाख रुपया टोटल खर्चा आया। अप्रैल के महीने में जब 400 यूनिट्स बने तो 4 लाख रुपया टोटल वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आया। ये सही बोला मैंने? देयरफॉर आप 2 लाख के है अप्रैल के महीने की फिक्स कॉस्ट। 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट थी 3 लाख रुपया। 100 यूनिट्स किसी एक महीने जनवरी में बने, 3 लाख रुपए का उस महीने में खर्चा हुआ। फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ जनवरी फाइंड आउट की तो 1 लाख बनी, तो मंथली फिक्स कॉस्ट फिर 2 लाख आ गई। तो क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल हर महीने सेम आ रहा है? तो असल में ये फिक्स कॉस्ट पर मंथ आ रही है, लेकिन बाद में थोड़ी सी जरा और कंप्लीट कर लेना था। जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें। लेट्स अज्यूम ये जो मैंने कल डाटा आपके सामने लिखा था, ये मैं
जरा चेंज करके इस तरह से कर दूं कि सपोज 2021 में 100 यूनिट्स बने और 3 लाख कॉस्ट आई, 2022 में 200 यूनिट्स बने और 4 लाख कॉस्ट आई, 2023 में 300 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट 5 लाख आई, और 2024 में 400 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट 6 लाख रुपए आई। क्या चेंज किया मैंने डाटा में? मंथ्स की बजाय ईयर्स में आ गया। वही हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, वो सारी बेस्ट एज इट इज रहेगी। लेकिन अब जब मैं एंड में जाके फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 लाख उठाऊं, 400 यूनिट्स का 6 लाख रुपीज उठाऊं, तो इससे मैं कैसे बोलूंगा 2024 वाले साल में जब 400 यूनिट्स बने तो 6 लाख का खर्चा हुआ। सही बोल रहा हूँ? फिर 400 मल्टीप्लाई 1000 करूंगा तो 400 यूनिट्स को बनाने की जनवरी 400 यूनिट्स को बनाने की 2024 में वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख आ गई। तो अब जो डिफरेंस 2 लाख आएगा, क्या अभी भी वो पर मंथ ही होगा? अब वो पर एनम क्यों होगा? क्योंकि डेटा पर एनम है, एनुअल डेटा। इसी तरह अगर मैं इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन देता, वीक नंबर 1 में, वीक नंबर 2 में, 3 में एंड 4 में 100, 200, 300, 400 यूनिट्स बने और अकॉर्डिंगली कॉस्ट आई, तो अब जो 200 अभी भी 200,000 ही आएगा। पैकेज तो मैं नहीं ना बदल रहा, सिर्फ पीरियड बदल रहा हूँ। अब 400 यूनिट्स बने 4th वीक में, एक हफ्ते में, चौथे हफ्ते में, और 6 लाख रुपए की कॉस्ट आई, 4 लाख रुपया वेरिएबल कॉस्ट आई, 2 लाख अभी भी फिक्स कॉस्ट ही है, लेकिन अब वो ना पर मंथ है ना पर एनम है, वो पर वीक फिक्स कॉस्ट आ रही। मतलब मेरी सारी बात कही है कि ये हमें जरा डाटा देख के पता चला करेगा कि हमारी फिक्स कॉस्ट पर मंथ है, पर एनम है, या पर वीक है। असल में ये सारा हाइलो मेथड का कॉन्सेप्ट है, इसमें हो ये रहा है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ये पर यूनिट कैलकुलेट हो रही है, और अगले वर्ड जरा मेरे ध्यान से सुना, और फिक्स कॉस्ट है ये पर पीरियड कैलकुलेट हो रही है, और पीरियड विल बी डिपेंडेंट ऑन द डाटा। ये एनुअल भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, और वीकली भी हो सकती है, ये शायद डेली भी हो सकती है। अगर सपोज मैं आपसे कहूँ पहले दिन 100 यूनिट्स बने, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन देख के कि फिक्स कॉस्ट पर मंथ है, पर एनम है, एक्सेट्रा? हम इंफॉर्मेशन देखा करेंगे। अगर वीकली डाटा है तो बोल दो जरा फिर आंसर, पर वीक होगा। एनुअल डाटा है, मंथली डाटा है, हमारा कौन सा डाटा है? प्लीज हमारा कौन सा डाटा है सर? हमारा तो वही है जो कल लिखा हुआ था। तो अब बस एक आखिरी काम जरा आगे करना है, ये जो 2 लाख रुपए हमने कैलकुलेट किए टोटल फिक्स कॉस्ट, इसके साथ जरा मेंशन करना है, बल्कि आप बताएं क्या लिखूं इसके साथ? पर वाई पर मंथ? नहीं, इसका सही आंसर पता है आपको? वाई पर मंथ, क्योंकि मंथली डाटा, सिंपल इज दैट, मंथली डाटा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। व्हेन इट विल बी पर एनम? अगर 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 एनुअल डाटा होता, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्या ये हमेशा पर मंथ आंसर आएगा? व्हाई इट इज पर मंथ? एनी कंफ्यूजन? एक और बात जरा गौर से देखनी है बोर्ड पे, बेटा प्लीज स्टडी काइंडली आपस में प्लीज। मजाक तो हम बिल्कुल ही नहीं अफोर्ड कर सकते, वो भी क्लास के दौरान। साथ वाले से तो बिल्कुल ही नहीं। साथ वाला घर से पढ़ने आया है, और जस्ट टू रिकॉल, हम भी घर से, मैंने आपको बार बार कहा है मुझे आपकी दोस्ती यारी पे बिल्कुल कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला आपकी दोस्तियां का ये हमेशा कायम रखे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अकाउंटिंग जो है ये डिजर्व करती है कि इसे कंसंट्रेशन से पढ़ा जाए। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बोर्ड पे जरा देखें, मैंने मंथली डाटा दोबारा कर दिया है, लेकिन जहां आपने यूनिट्स लिखा था मैंने वहां यूनिट्स की जगह आवर्स लिख दिया है। मीन्स से सपोज जनवरी के महीने में 100 आवर्स काम हुआ और 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ। सेकंड आप बोलेंगे ना? फरवरी के महीने में
मार्च के महीने में एंड सो जजाकल्लाह जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। मीन्स उसे अब यूनिट्स की बजाय आर्ली बेसिस पे मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी। क्या कोई हमारी कंक्लूजन्स में चेंज आएगा? हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल तो यही है, 400 100 हाईएस्ट लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, फिगर्स भी वही हैं, ऐसे ही डिफरेंस भी वही है 3 लाख 300। लेकिन अब ये 300 क्या है? घंटे हैं, डिफरेंस 300 घंटे है। जब 300 एक्स्ट्रा घंटे काम हुआ तो 3 लाख रुपए का इजाफी खर्चा हुआ। एक्स्ट्रा 300 आवर्स काम जब हुआ तो 300,000 का एक्स्ट्रा खर्चा इनकम हुआ। अब अगर मैं इस 3 लाख को डिवाइड बाय 300 करूं तो डेफिनेटली 1000 आंसर आएगा। लेकिन अब वो पर यूनिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब मैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स कर रहा हूं। तो अगर आप यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और अगर आवर्स से डिवाइड करेंगे, कल से हम एक वर्ड यूज कर रहे थे एक्टिविटी लेवल। इनिशियली मैंने आपसे कहा था कि एक्टिविटी लेवल का मतलब फिलहाल यूनिट समझ लें, लेकिन एक्टिविटी लेवल कैन बी यूनिट्स और कैन बी आवर्स। तो असल में पूरी अब बात यह है, बाकी अब मैं जो बातें अभी फर्दर की हैं मैं लिख भी देता हूँ। पूरी बात अब यह है कि ये भाइलर मेथड यूज किया जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट होती है। एंड व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी लेवल? यूनिट्स आवर्स। हमें कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है या पर आवर आ रही है? वंस अगेन हम गौर से डाटा देखा करेंगे। अगर एक्टिविटी यूनिट्स में है तो हमारा आंसर पर यूनिट आ रहा होगा, एक्टिविटी अगर आवर्स में है तो पर आवर आ रहा होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट का हमें कैसे पता चलेगा कि वो पर मंथ है पर एनम है? ये दोनों चीजें डाटा में होंगी। जिस टाइम पीरियड का डाटा दिया होगा फिक्स कॉस्ट उसी के एंगल से आएगी, और एक्टिविटी अगर यूनिट्स में है तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आएगी, और एक्टिविटी अगर आवर्स में है तो पर आवर वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। हाइलो मेथड में वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल पता चलती है। ये बात बड़ी मेरी समझ आ रही है वर्ड्स मेरे? पर एक्टिविटी लेवल कैन बी, और फिक्स कॉस्ट पर पीरियड कैलकुलेट होती है, एंड पीरियड कैन बी एनुअली, वीकली, मंथली एक्सेट्रा। ठीक हो गया हम यहाँ तक? अब ये फर्दर ये चीजें जो मैंने बीच में लिखी हैं आप अभी ना लिखें चाहे, हम इंशाल्लाह एक और क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट आ जी, इसका ये जो हमने वर्किंग की इसका कोई फायदा भी है या नहीं? हमने किया वैसे क्या हाइलो मेथड से? हमने सेग्रीगेशन कर दी। इस वर्किंग से हमें ये पता चल गया कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 1000 है और फिक्स कॉस्ट पर मंथ 2 लाख रुपीज है। अब इसका बेटा यूज ये है कि आपको अब फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए भी आसानी हो सकती है। फ्यूचर की प्लानिंग का मतलब ये है कि अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का डाटा लिया था आपके सामने, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि मई के मंथ में अगर 700 यूनिट्स बनाए जाएं तो एक्सपेक्टेडली कितना खर्चा होगा, तो ये फ्यूचर के प्लानिंग के लिए भी यूज हो जाता है। कैसे यूज हो जाता है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप सबने लिखा हुआ है? इसके नीचे आ जाए, एक हेडिंग लिखें, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन का मतलब ये कि एक इक्वेशन बनने लगी है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अगर कभी सुना हुआ महसूस हो रहा है, वेल एंड गुड है, लेकिन मेरा भी प्लीज सुन के देखिएगा सही कह रहा हूँ या नहीं। ये ना हो पुराना हल्का सा बस याद आए और फर्दर याद ना आए और मेरा सुन ही ना रहे हो प्लीज। ठीक है, आपने लीनियर रिग्रेशन भी वर्ड शायद सुना होगा कि वगैरह में, नहीं सुना हुआ चलो। ये मैंने क्या फॉर्मूला लिखा जी, इनके जरा मीनिंग लिखने पहले। y का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, y stands for total cost, a stand for fixed cost per period,
अब पर पीरियड वर्ड समझ आ जाएगा। B stands for variable cost पर एक्टिविटी लेवल। नहीं, अब जरा कंप्रिहेंसिवली बात करना, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड किया करेंगे कि आवर्स में है एक्टिविटी या यूनिट्स में। एंड X स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी लेवल, एंड ब्रैकेट में फिर लिखना जरा, एक्टिविटी लेवल कैन बी एक्टिविटी लेवल फॉर एग्जांपल यूनिट्स और आवर्स, और डेफिनेटली आवर्स में फिर अपनी वेरिएशन है, वो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह बात आगे बढ़ाते रहेंगे। ये मुबीन आवाज इधर मुबीन को देखिए, ये दरवाजा भी जरा बंद करनी जी, नोट हो गया। अब इसमें से जरा ये जो चार चीजें हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, आप बताएंगे हाइलम मेथड में इन चार में से कौन सी दो चीजें कैलकुलेट हुई हैं? हमने a और b कैलकुलेट किए, a स्टैंड्स फॉर और b स्टैंड्स फॉर। तो ये बड़ा जो हाइलम मेथड सेग्रीगेशन की है, बात मेरी प्लीज सुनिएगा गौर से। इस सेग्रीगेशन के रिजल्ट पे, इस सेग्रीगेशन के करने से हमें अब ये पता चल गया है कि फिक्स कॉस्ट पर पीरियड 2 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी इस केस में 1000 है। इन अदर वर्ड्स, हमें हाइलम मेथड से ए और बी पता चल गया है, तो किसी भी एक्टिविटी लेवल पे, किसी भी एक्टिविटी लेवल का मतलब किसी भी एक्स लेवल पे, सॉरी, किसी भी एक्स लेवल पे मींस एक्टिविटी लेवल पे, अब हम वाई मींस टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने की पोजीशन में आ गए हैं। क्या आप सब लोगों को पता है कि इस 2 लाख ने और इस 1000 ने कांस्टेंट रहना, फिक्स कॉस्ट का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट, इन्होंने कांस्टेंट ही रहना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि 800 यूनिट्स बनाने का प्लान है, क्या बता रहा हूँ, 800 यूनिट्स एक्स बता रहा हूँ, तो क्या मुझे टोटल कॉस्ट बताई जा सकती है? तो इस कॉस्ट फंक्शन को डेवलप करने का फायदा ये है कि हम किसी भी एक्स लेवल पे मींस एक्टिविटी लेवल पे अपनी टोटल कॉस्ट एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर है सर? लेकिन फिर एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, कॉस्ट फंक्शन जरा डेवलप करना है। Any confusion, sir? Let's assume next line. Let's assume in May we have a plan to produce 700 units. Estimated total cost would be जी, हेल्प करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ा। 700 यूनिट्स का सपोज बनाने का प्लान है, कितनी एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट होनी चाहिए? कैसे करें? 2 लाख प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की जगह एक्टिविटी लेवल 700 प्लेस कर दें, सॉल्व करें। समझ आ गई बात प्लीज? तो कोई भी अगर मैं एक्स लेवल बताता जाऊं, कोई भी एक्टिविटी लेवल बताता जाऊं, तो क्या y मींस टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते जाएंगे? टोटल कॉस्ट फाइंड आउट हो सकती है, तो फाइंड व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कॉस्ट फंक्शन? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आपके पास एक नोट्स का सेट है, पेजेस का, जरा निकालिएगा।
आपके पास जो पेजेस का सेट है उसका जरा लास्ट पेज पे है, बाकी बात तो हमने लिख के कर ही नहीं है। ये नोट हो गया वह सब? लिख लिया सर? चार चार पेन रखे हुए सर, यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब किसकी बारी है, काला पीला नीला। मेन डिसीजन तो आप इससे करना पड़ेगा। ये लास्ट जो पेज है उसके ऊपर एक एग्जांपल पढ़े स्टार्ट में। A company has recorded the following costs in the past 6 months. Once again monthly data है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। प्रोडक्शन के यूनिट्स दिए हुए हैं, टोटल कॉस्ट दी हुई है। ओके, रिक्वायरमेंट दो है, पढ़े जरा। कंस्ट्रक्ट अ टोटल कॉस्ट फंक्शन बाय यूजिंग, रिक्वायरमेंट ए समझ आइए क्या लिखा है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ए और बी फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग हाइलो मेथड, और देन कहता है एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग। रजिस्टर खोलें, जी स्टेप 1 करवाएं। सिलेक्ट करें जी, पहला और आखिरी नहीं उठाना होता है, रैंडमली एक भी डाटा हो सकता है। तो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल है 8200 यूनिट्स है मार्च में, और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 5800 यूनिट्स जनवरी में। ठीक है, प्लीज शुरू करें। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल 8200 और कॉस्ट थी उस लेवल पे 48,700। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 5800 और कॉस्ट थी 40,300। बस बाकी वर्किंग अब सारी आपके रजिस्टर पे ही होनी है। टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ द एक्टिविटी लेवल एंड कॉस्ट। 2400 यूनिट्स में डिफरेंस है और कॉस्ट का डिफरेंस 8400 है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पर यूनिट कैलकुलेट होगी या पर आर? रीजन यूनिट्स का डाटा है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 8400 divided by difference in cost divided by difference in activity level. What is 3.5? वर्किंग प्लीज किया करें सारे, सॉल्व करें, कैलकुलेटर पकड़ें। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 3.5। जब ये हो जाए तो उसके बाद सेलेक्टेड लेवल्स में से हाई नॉर्मली उठाया जाता है, हाई उठा लें। करवा दें जरा वर्किंग, जहां भी है रुक जाए एक मिनट। 8200 यूनिट्स जब बने थे तो टोटल कॉस्ट 48,700 थी। खुद करना चाह रहे हैं? करें करें, चलें करें, मैं रुक जाता हूँ। ये आवाज का इशू तो नहीं? हाँ? वो डबल कर।
करें करें, आप कंप्लीट करें, पहले आप देख के लिख रहे थे, आप रुक गए मैं सारे। इसके बाद क्या करते हैं, सोचो जरा एक मिनट। कर ले सोच लें, अगर लिंक करना है, पीछे देखें क्या किया था। तो एक लेवल जब उठा लेना है फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नहीं, कॉस्ट फंक्शन से पीछे भी तो, हाँ जी, यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या आंसर आ रहा? 28,700। डिफरेंस क्या है? 20,000 टोटल फिक्स कॉस्ट है, और पर मंथ इसलिए है क्योंकि मंथली डेटा है। एनी कंफ्यूजन? कॉस्ट फंक्शन बनाए, बट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब a और b की वैल्यू प्लेस करके बनाया ना। 20,000 प्लस 3.5x। फाइलो मेथड से अब आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का पता चल गया, तो उसकी बेस पे फिर एक कॉस्ट फंक्शन है। आई होप कि क्लियर है यार। बी रिक्वायरमेंट भी करें इंडिविजुअली, कर ले वाइंड अप कर ले। Total cost of producing 7,000 units. Y is equal to 20,000 plus 3.5 multiplied by 7,000 double 4 500। Any confusion, sir? जी अगर कंप्लीट कर लेंगे तो बता दीजिएगा प्लीज। जी नोटेड है प्लीज। चले सर, आज एक छोटा सा काम अपना करना है। ये जो आपके साथ पेजेस शेयर हुए थे, इन पेजेस को अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो आज जरा इन पेजेस को घर जाकर रिवाइज कर लेंगे जरा सारे, साथ जरा देख जो रजिस्टर में सॉल्व किए चीजें, तो प्लीज जरा कंप्लीट करिएगा सारे पेजेस को। पिछले 2-3 दिनों में, ये 4 दिन बल्कि शायद हो गए, ये जो डिस्कशन की है इसमें तो हमने जरा कोशिश की है कि अपनी जरा बेस बना लें। आई होप कि कुछ रीजनेबली बातें समझ आ गई हैं। 2-3 जो चीजें डिस्कस हो सकी हैं वो सिंपली ये है कि सबसे पहले हमने एक कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाना सीखी है। आई होप कि उसका फॉर्मेट कुछ रीजनेबली आपके जहन में है। देन फिर कल जरा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात हुई थी, और फाइनली ये डिस्कस किया है कि अगर हमारे पास मिक्स कॉस्ट हो तो उसे हाइलो मेथड से कैसे सेग्रीगेट किया जाता है। चलिए आफ्टर दिस डिस्कशन आज हम अपना पहला मेन टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। टेस्ट के हवाले से, होमवर्क्स के हवाले से भी शायद हम कुछ 2-4-5 दिन पीछे हैं। थोड़ी ज़रा बात जरा आगे बढ़ जाए फिर इंशाल्लाह होमवर्क्स भी होंगे, जिसके लिए मुझे पता है आप शदीद वेट कर रहे हैं। नहीं मतलब घर जाके भी काम होना चाहिए, तो थोड़ा सा हम बेसिक्स पढ़ के आगे चल रहे हैं इंशाल्लाह। फिर रेगुलरली आप होमवर्क्स भी करके आया करेंगे और टेस्ट भी दिया करेंगे। लेकिन क्योंकि ज़रा कॉस्ट का सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो इसकी ज़रा बेस नहीं है,
तो शायद हमें 2-4 दिन, शायद ये वाला वीक और थोड़ा सा बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने में लग जाएगा। तो नेक्स्ट पेज एक निकालना, तो एक नई डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि यहाँ तक कोई इशू महसूस नहीं हुआ है। रेगुलर पढ़ेंगे, साथ साथ रहेंगे, तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं बनेगा। प्रॉब्लम कब आती है? जब चीजें इरेगुलर हो जाएं। रजिस्टर का एक पेज खोलना है, नया पेज निकालना है, हेडिंग लिखें जरा, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। जी ऑनलाइन स्टूडेंट सारे रेडी हैं जी? सब चीजें आपके लिए नहीं है, फुली इन्वॉल्व, हर चीज गौर से समझने की जरूरत होगी। जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये मैंने क्या लिखा है, बस हेडिंग लिख के रुक जाइएगा और मेरी एक एग्जांपल गौर से सुना जरा। जी हेडिंग लिख लिया सबने? अपने जहन में एक इस डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए जरा पेट्रोल पंप जरा जहन में लाएं जरा, सबको आइडिया होगा प्लीज। वहां पेट्रोल भी सेल हो रहा है, डीजल भी सेल होता है, एक हाई ऑक्टेन वगैरह भी होता है। वहां मिट्टी का तेल सेल तो नहीं होता, लेकिन एक सुना होगा वर्ड आपने, केरोसिन ऑयल। इन सब का ये जो मैंने बोला है, पेट्रोल, डीजल, हाई ऑक्टेन, केरोसिन ऑयल, एक और भी चीज बाद में बताता हूँ, ये सब चीजें कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं? नहीं मतलब ठीक है, सही जगह पहुंच गए हम। अंडरग्राउंड एक्सट्रैक्शन होती है। ये पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? एक्सट्रैक्शन हो रही है इसकी। लेकिन जब इसके पेट्रोल की एक्सट्रैक्शन की जाती है तो उसका ये क्रूड फॉर्म में होता है, उसका ये अलग अलग रिफाइंड फॉर्म में नहीं होता है। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल निकलता है, फिर वो ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में फिर पेट्रोल भी बन जाता है, डीजल भी बन जाता है, कैरोसिन ऑयल भी बन जाता है, और अगर पेट्रोल को फर्दर रिफाइन कर लें तो फिर हाई ऑक्टेन बन जाता है। हाई ऑक्टेन कंपैरेटिवली जरा महंगा होता है क्योंकि वो फर्दर रिफाइंड फॉर्म होती है। तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनका कॉमन रॉ मटेरियल क्या है? क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल फिर ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेस होता है। तो समटाइम्स किसी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। समटाइम्स एक कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। उन एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में जो हाई वैल्यू आइटम्स होती हैं उन्हें बोला जाता है जॉइंट प्रोडक्ट्स। उन प्रोडक्ट्स में जो किसी कॉमन रॉ मटेरियल से बनी है, जो हाई वैल्यू आइटम्स होती हैं, उन्हें जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और अगर कोई इमटेरियल आइटम बन जाए तो उसे फिर बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। आपको शायद आइडिया हो या ना हो, जो मैं एक और चीज बोलने लगा हूँ, कभी अगर आपने सड़क बनते देखी हो तो ग्रीस भी होती है, लेकिन वो कंपैरेटिवली उसकी इमटेरियल वैल्यू होती है। तो उस सारी बहस में वो जो ग्रीस है वो शायद एक बाय प्रोडक्ट कंसिडर होगी। अब मैंने जो बोला है वो मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, लेकिन आपने भी लिखना नहीं, पहले बात तक फर्दर समझ लेनी है। क्रूड ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है और ऑयल रिफाइनरी में फिर वो प्रोसेस होता है। क्या ऑयल रिफाइनरी में कोई प्रोसेसिंग की कॉस्ट आएगी? क्रूड ऑयल क्या चीज है? रॉ मटेरियल। फिर रिफाइनरी में लेबर होगी, लेबर कॉस्ट होगी। ओवरहेड्स मींस, ओवरहेड्स मींस एसेट्स की डेप्रिसिएशन होगी, रिपेयर मेंटेनेंस हो सकती है, वो सारी वही चीजें हैं। तो रॉ मटेरियल होगा, प्रोसेस होगा तो लेबर कॉस्ट भी आएगी और फैक्ट्री ओवरहेड्स की कॉस्ट भी आएगी। ठीक है प्लीज। इस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और समटाइम्स एक इनसिग्निफिकेंट आइटम ग्रीस के नाम से भी बन जाती है। पेट्रोल को अगर फर्दर रिफाइन कर लें तो हाई ऑक्टेन बन जाता है।
या फर्दर प्रोसेसिंग करना, फर्दर रिफाइनिंग या फर्दर प्रोसेसिंग करना। क्या हाई ऑक्टेन बनाने के लिए पहले पेट्रोल बनेगा और पेट्रोल फर्दर प्रोसेस होके फिर हाई ऑक्टेन में कन्वर्ट होगा? अब थोड़ा जरा प्राइसेस का आइडिया लेना जरा, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम, तकरीबन पेट्रोल आजकल तकरीबन तो 55 टन कर लेते हैं, डीजल 259 सपोज, केरोसिन ऑयल का अल्हम्दुलिल्लाह किसी को नहीं पता होगा, मिट्टी का तेल है, लेट्स अज्यूम 200 पर लीटर। ग्रीस की वैल्यू लेकिन इनसिग्निफिकेंट सी होती है, लेट्स अज्यूम कंपैरेटिवली इनसिग्निफिकेंट होती है, लेट्स अज्यूम 35 पर लीटर। हाई ऑक्टेन तकरीबन लेट्स अज्यूम टू 64 पर लीटर। प्राइसेस मैंने इसलिए लिखी हैं ताकि मैं आपको डिफरेंशिएट कर सकूं कि जॉइंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं और बाय प्रोडक्ट किसे कहते हैं। क्या एक ही रॉ मटेरियल से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं? तो जो सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स हैं कंपैरेटिवली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम्स कहलाएंगी जॉइंट प्रोडक्ट्स। और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम बन जाए तो उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। फुल कंसंट्रेट करें जरा, एक सेकंड बोर्ड पे देखें, बताएं हाई ऑक्टेन के जॉइंट प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट है? नहीं बेटा, वो शायद ना जॉइंट प्रोडक्ट है ना बाय प्रोडक्ट है। जॉइंट बाय प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका रॉ मटेरियल कॉमन है, वो पेट्रोल ही की फर्दर रिफाइंड फॉर्म। तो जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? जिनका रॉ मटेरियल कॉमन है, बाद में अगर किसी प्रोडक्ट को आपने फर्दर रिफाइन कर लिया है तो असल में इस तरह शायद कहना चाहिए, जो हाई ऑक्टेन इज सिंपली a further refined form of a joint product called as petrol. पेट्रोल बेसिकली जॉइंट प्रोडक्ट है, उसी की फर्दर रिफाइंड फॉर्म हाई ऑक्टेन है। अगर आपने गौर से देखा हो तो मैंने कहाँ डिसीजन लिया है कि कौन सी जॉइंट प्रोडक्ट है कौन सी बाय प्रोडक्ट है, जहां पे ये प्रोडक्ट्स किसी एक कॉमन रॉ मटेरियल से सेपरेट होके अलग आइडेंटिफाई हुई हैं। तो वैसे तो एग्जाम में ये डिसीजन आपने नहीं लेना होगा कि जॉइंट प्रोडक्ट कौन सी है बाय प्रोडक्ट कौन सी है, वो एग्जामिनर खुद बताता है। लेकिन अपना कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने के लिए, significant value items with respect to each other are called as joint products, and immaterial item if any, insignificant item if any is called as byproduct. ठीक है प्लीज, जस्ट एक मिनट जरा फाइनली छोटी सी डेफिनेशन लिख दो। जॉइंट प्रोडक्ट मींस significant value products, significant value product and insignificant value product। ये समझ आ रहा है? सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू की बात हो रही है। those product which have a significant value with respect to each other जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, और अगर कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू आइटम बन जाए तो वो बाय प्रोडक्ट कहलाती है। यहाँ तक इनिशियली लिख लेना। आइडियली वैसे आपके पास ये जो रजिस्टर्स हैं ये अगर सब्जेक्ट वाइज अलहदा हो, जज़ाकल्लाह सर, लेकिन अगर मसलन फॉर एग्जांपल FA1 कॉस्ट ये सॉर्ट ऑफ नोट्स डेवलप हो जाएंगे आपके, तो होपफुली वैसे अलग अलग ही होते हैं। बीच में लॉ भी है, बीच में टैक्स भी है, बीच में अचानक कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, तो मेरा ख्याल है जरा मुश्किल हो जाता है। ऐसा तो नहीं कोई है? वैसे तो हमारे शौक ही सारे खत्म हो गए हैं सी में आके। अच्छा भला जब भी किसी नई क्लास में जाते थे नई किताबें नई कॉपियां लेते थे, अब तो पुराना रजिस्टर यूज होता महसूस हो रहा है। रिजल्ट भी आ गया है सुना आज, आना है अभी? चले इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आइडिया हो गया क्या बात हो रही है? जैसे इधर कोई दूसरा प्रोडक्ट हो जो कि उसकी वैल्यू तकरीबन 100 के करीब 101 तो उसका आप कौन सी कैटेगरी में? नहीं, रियल लाइफ में तो डेफिनेटली डिसीजन आपको लेना पड़ेगा वो क्या है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन एग्जामिनर खुद लेगा। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इस तरह से बस डेवलप कर लें, हाई वैल्यू आइटम्स, लो वैल्यू आइटम्स। बाकी ये डिसीजन एग्जाम में आपका नहीं, एग्जामिनर खुद बताएगा ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं या बाय प्रोडक्ट्स। आपको बस उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, वो भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ये वेटिंग फ्रॉम साइड जी का नोट हो गया था। क्या होती है जी जॉइंट प्रोडक्ट? क्या होती है बाय प्रोडक्ट? मसला अब हम अकाउंटेंट्स का क्या है, नोट हो गया? ऑयल रिफाइनरी ध्यान में लाएं जी। लेट्स अज्यूम किसी काउंटिंग पीरियड में इस ऑयल रिफाइनरी में 50 मिलियन टोटल कॉस्ट इंकर हुई है, क्रूड ऑयल, लेबर, ओवरहेड्स मिला के। अच्छा, अब ये वर्ड्स बार बार बोले जाने, सबको पता चला मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने 50 मिलियन लिखने के बाद? क्रूड ऑयल, लेबर, ओवरहेड्स मिला के क्या मतलब हुआ? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। 50 मिलियन कॉस्ट आई है। बताएं 50 मिलियन किसको बनाने का खर्चा है? पेट्रोल बनाने का खर्चा है, डीजल बनाने का, किसका बनाने का खर्चा है? एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स को बनाने का यह खर्चा है। अब हम अकाउंटेंट्स अगर इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट पता चले, पेट्रोल बेच के कितना प्रॉफिट हुआ है, डीजल बेच के कितना हुआ है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट पता चले, तो वह तभी पता चल सकेगा अगर प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट पता चलेगी। प्रॉब्लम क्या है? कॉस्ट टोटल है, कंबाइंड है। अब उस कॉस्ट को हमें प्रोडक्ट से फिर एलोकेट करना पड़ेगा। कुछ बात समझ आ रही है? ये एक प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट की कॉस्ट है। तो देयरफॉर अब इस कॉस्ट ने एलोकेट होना है ताकि प्रोडक्ट वाइज खर्चा पता चले और अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का डिसीजन ले सकें। तो हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, नेक्स्ट हेडिंग लिखें जरा। जो पहली चीज हमने डिस्कस करनी है वो ये है, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। इनिशियली जब मैं ये डिस्कशन करूंगा तो अभी हम बाय प्रोडक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, फिलहाल हम पहले जॉइंट प्रोडक्ट की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट इंशाल्लाह एंड में डिस्कस करता हूं। एलोकेशन ऑफ क्या टू क्या? जॉइंट कॉस्ट किससे मैंने बोला? 50 मिलियन जॉइंट इकट्ठा खर्चा। जॉइंट प्रोडक्ट्स आई होप के पता है तुमको, ठीक है प्लीज। तो इनिशियली हमारी इस डिस्कशन में अभी बाय प्रोडक्ट नहीं आएगी, पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट टू एलोकेट द जॉइंट कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट्स, और फिर इंशाल्लाह अभी बाद में डिस्कस करता हूँ कि बाय प्रोडक्ट का क्या किया जाता है, उसे कैसे मेजर किया जाता है। जी रेडी है सारे? इसके लिए बड़ा कुछ मेथड्स यूज होते हैं, उसमें से नंबर 1 मेथड का नाम एलोकेशन का फर्स्ट में पे हेडिंग लिखना जरा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फर्स्ट भी ये है कि ये जो कॉस्ट है जॉइंट कॉस्ट, इसे फिजिकल क्वांटिटी मेथड ब्रैकेट में लिखना जरा, यूनिट्स बेसिस पे एलोकेट कर दें। इस फिजिकल क्वांटिटी मेथड को समझने के लिए एक एग्जांपल लिख लें। ये साफ सुथरा प्लीज, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ साथ साथ चल लिखते रहिएगा जरा, रिवीजन आसानी से हो जाएगी। और प्लीज बिल्कुल सिंपल सी चीजें निकलनी है, नहीं जरूर है, मैंने बार बार आपसे कहा है, सिर्फ यू नीड फोकस। एग्जाम्पल हेडिंग लिख लिए? अब जस्ट 1 मिनट के लिए रुक के जरा मेरी पहले एग्जाम्पल देख ले मैं कैसे बना रहा हूँ।
तो जो ऊपर मैंने डिस्कशन की है पेट्रोल वगैरह की, वो जस्ट आपको आइडिया देने के लिए था। अब मैं कुछ डिफरेंट फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम बेटा एक कॉमन प्रोसेस है, ये बॉक्स है जो मैंने बनाया, कोई प्रोसेसिंग हो रही है, 3 प्रोडक्ट्स बन रही हैं इस प्रोसेसिंग में। लेट्स अज्यूम इस प्रोसेस में टोटल जॉइंट कॉस्ट इंकर हुई है 1,20,000। इस प्रोसेसिंग के रिजल्ट में 3 प्रोडक्ट्स बनी, क्या नाम लिखे हैं मैंने? सपोज ए के 20,000 यूनिट्स बने, बी के 25,000 यूनिट्स बने और सी के सपोज 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए। व्हाट इज 1,20,000? ए का खर्चा है, बी का या सी का? तीनों का। और फिजिकल क्वांटिटी बनी जो मैंने आपके सामने वो यूनिट्स लिख दी हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट वे कि इन यूनिट्स को बेस बना के इस कॉस्ट को एलोकेट कर दिया जाए। कैसे? यहाँ तक एग्जांपल लिखना जरा। ये बॉक्स समझ आ गया? बॉक्स क्या है? एक प्रोसेस सॉर्ट ऑफ बना रहा हूँ। इस प्रोसेस में रॉ मटेरियल को इन हुआ और उसके प्रोसेसिंग के रिजल्ट में 3 प्रोडक्ट्स बनी बाय द नेम ऑफ सपोज ए, बी एंड सी। लिख रहे जरा फिगर्स। जहाँ यूनिट्स लिखे हैं उसके साथ जरा एक और वर्ड लिखना है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यूनिट्स प्रोड्यूस का क्या मतलब होता है? बनाए, जो सिंपल मैन्युफैक्चर। ऑल्टरनेटिवली जो यूनिट्स बनाए यार, इस खर्चे से किस 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 के कितने कितने यूनिट्स बन गए? ए बी सी के 20,000, 25,000 और 15,000 यूनिट्स बन गए। अब अगर आप फिजिकल क्वांटिटी मेथड से 1,20,000 रुपए को एलोकेट करना चाहते हैं तो बात बिल्कुल सिंपल है। किसी को पता चल रहा है क्या करना चाहिए मुझे? एक छोटा सा टेबल मुझे बना लेने दें जरा। सबसे पहले मेरे प्रोडक्ट्स का नाम लिखा, नेक्स्ट कॉलम में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लिख लेने दें, जस्ट अ मिनट। 20,000, 25,000, 15,000। और अब इन यूनिट्स की बेस पे क्या करना है? ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट बताएंगे कितनी है? 1,20,000। कुछ आप हेल्प करेंगे? अब क्या करूं? सिंपल मैथ्स होना सर। यूनिट्स की बेस पे कॉस्ट को अगर एलोकेट करना है तो कैलकुलेटर पकड़ो रहा। यूनिट्स प्रोड्यूस का टोटल बताएं। 60,000। ठीक है सर। नेक्स्ट सुने मेरे से गौर से या खुद बताएंगे? कैलकुलेटर पे 20,000 लिखें। 20,000 क्या लिखवाया मैंने? ए के यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय 60,000 करें। आगे ना जाए, बस यहां तक रुके जरा। क्या करवा रहा हूं मैं? 20,000 क्या है? यूनिट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इस यहां तक इज इक्वल टू, दबाएं जरा कैलकुलेटर में, इनटू 100 करें जरा। कंसंट्रेट 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 प्लीज। ये 33 पॉइंट समथिंग 33 आ रहा है। इसका मीनिंग मुझसे सुना है। मतलब इसका ये कि जो ए के यूनिट्स हैं वो टोटल यूनिट्स में 33% है। सही बोल रहा हूँ? द यूनिट्स ऑफ ए आर 33% ऑफ द टोटल यूनिट्स। तो अगर ए के यूनिट्स टोटल यूनिट्स का 33% है तो 1,20,000 के खर्चे में से भी 33% ए को एलोकेट होना चाहिए। कैलकुलेटर पे 0 दबा दें, 20,000 लिखें, डिवाइड बाय 60,000 करने की सेंस समझ आ गई है? और मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेट अवे 120,000 कर दो। नहीं अब क्लियर हो रहा है प्लीज? रादर देन पहले 100 करें, परसेंटेज निकालें, फिर मल्टीप्लाई करें। ऑटोमेटिकली सॉल्व फिगर है 20,000 डिवाइड बाय 60,000।
और मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 करके क्या आ गया? और 40,000 तो सर कोई डॉक्टर साहब भी बता देते कि डॉक्टर साहब भी कह देते कैलकुलेटर पे 40,000 आ गया। ये 40,000 क्या आ गया? 40,000 क्या आ गया? 1,20,000 के है, तीनों को बनाने का टोटल खर्चा है। तो अगर ए के यूनिट्स 20,000 हैं और टोटल 60,000 है, तो 1,20,000 की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से ए प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा 40,000 है। तो दिस 40,000 इज द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू प्रोड्यूस 20,000 यूनिट्स ऑफ ए। बात समझ आ गई है? एक और बता दें, बाद में फिर लिखिए आप। सेकंड कैसे करूं वर्किंग? 25,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय is equal to 50,000 is the manufacturing cost of product B, 25,000 units of product B, and so on. कर लेंगे कंप्लीट? लिखें। जी सर। परसेंटेज की बजाय अगर हम कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें यहाँ से, सर वो भी हो सकता है सर, मैं आपको खुद बताता हूँ खैर में, बल्कि वो भी हो सकता नहीं, वो भी शायद खुद ही हो गया। ये मुबीन जरा चार्जिंग देखता हूँ, एक मिनट लिख लो, मैं बताता हूँ। ये चार्जिंग नहीं हो रही इसकी। सॉरी, एक सेकंड। किसकी बेस पे क्या एलोकेट हुआ है? यूनिट्स की बेस पे जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट किया जा रहा है। लास्ट फिगर क्या सॉल्व हो रही है जी? 30,000। अच्छा, सारी वर्किंग्स डेफिनेटली लिखना जरूरी नहीं है, एक आध को वर्किंग लिखना, लेकिन डेफिनेटली सारी वर्किंग सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, तो सारी फिलहाल हम सारी लिख तो रहे हैं आगे, लेकिन ये सारी वर्किंग्स एज इट इज, तीनों वर्किंग्स लिखना जरूरी नहीं, बस एक आध लिख लें, बाकी सिर्फ सिंपली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। 12 लास्ट वन, 15,000 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000। एनी कंफ्यूजन जी? कटे हैं सारे? मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, आप लोग भी सोचा नहीं मेरे साथ। हो गया नोट? मुझे बेटा कहा ये जा रहा है, जरा कैलकुलेटर पे 1,20,000 लिखा था प्लीज। किधर गया कैलकुलेटर? इधर ही होगा सर, अभी इधर ही था। 1,20,000 क्या लिखवाया मैंने? जॉइंट कॉस्ट के रुपीज लिखवा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 60,000 करे। 60,000 क्या लिखवा रहा हूँ? कम ऑन, जॉइंट कॉस्ट 1,20,000 भी जॉइंट कॉस्ट, 60,000 भी जॉइंट कॉस्ट। 60,000 यूनिट्स लिखवा रहा हूँ, यूनिट्स लिखवा रहा हूँ, इज इक्वल टू द ये टू तो सब बता देते हैं, ये जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट आ रही है, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट। तो मैंने कहा यार ये जा रहा है कि ये करके भी तो मल्टीप्लाइड बाय 20,000 करें। मुझे कहा जा रहा है कि पर यूनिट निकाल के मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लें, वही आंसर आ रहा है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा बोर्ड पे देखें। ये बड़ा जो अभी मैंने बोला है और जो आपने बोर्ड पे लिखा है, या अल्लाह मदद करी मौला, थोड़ा सा मैथ्स बीच में इन्वॉल्व कर रहा हूँ। या अल्लाह, मैथ्स आपका स्ट्रांग है मेरे से काफी ज्यादा। यस सर, होना चाहिए सर, आप माशाल्लाह भी इंशाल्लाह। बस जी सर, ये सर जी सिंपली शायद ये हो रहा है, जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें।
ये मैंने जो करवाया ये शायद ये करवाया 20,000 से डिवाइड करने की बजाय सर 1,20,000 से डिवाइड किए ना, लेकिन ये तो 20,000 पहले मल्टीप्लाई हो गया, तो ये शायद यही हुआ। डिवीजन पहले कर लें या बाद में कर लें, बात शायद एक ही कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने वे बताया है वो शायद जरा लॉजिकली जरा ज्यादा बेहतर है। बाकी डेफिनेटली आंसर आ रहा है। लॉजिकली ज्यादा बेहतर का मतलब कोई बताएगा मैंने क्या बताया था आपको जब 20/60 किया था आपने, कि यूनिट्स में 33% समथिंग ए के यूनिट्स है, टोटल यूनिट्स में ए के यूनिट्स अगर 33 समथिंग है तो कॉस्ट भी देयरफॉर 33% एलोकेट होनी चाहिए। बाकी एट द एंड ऑफ द डे दोनों वे सेम है। आप 20 से डिवाइड बाय 60 करने की बजाय 1,20,000 डिवाइड बाय 60 कर लें, इंटू 20 कर लें, वो तो नेट इफेक्ट सेम ही आना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारी स्टोरी का प्लीज क्या है कि जो यूनिट्स बने हैं उनको बेस बना लें और जिसके जितने यूनिट्स हैं अकॉर्डिंगली टोटल कॉस्ट में से उतनी कॉस्ट उसको एलोकेट कर दें। प्रॉब्लम क्या हो रही है, कॉस्ट कंबाइन है, हमें नहीं पता इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, हमें मजबूरन कोई मेथड्स यूज करने पड़ रहे हैं ताकि हम प्रोडक्ट वाइज कॉस्टिंग कर सकें। तो व्हाट इज द फर्स्ट वे टू एस्टिमेट द जॉइंट कॉस्ट ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट? फिजिकल क्वांटिटी मेथड, जिसमें सिंपली क्या करना है आपने, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हैं वो उठा लें और जो टोटल कॉस्ट है उसकी बेस पे वर्किंग करना है। एनी अदर कंफ्यूजन? क्लियर हो गया आप? जी क्लियर हो गया जी। इस बेटा सेकंड मेथड, एक और मेथड भी है। वंस अगेन ये मेथड्स की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एग्जामिनर पे क्वेश्चंस में जो मेथड हमें कहेगा वो हम अकॉर्डिंगली अप्लाई किया करेंगे। एग्जामिनर मेथड बताएगा, हमें मेथड्स का आइडिया होना चाहिए। पहला मेथड तो सिंपल ये था कि आप यूनिट्स को बेस बना लें। अनदर वे इज सेल वैल्यू मेथड, या बल्कि पूरा लिखना सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड। जी इसमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट मैं समझाता हूँ क्या है, आप स्प्लिट ऑफ को छोड़ के बताएंगे क्या करना चाह रहे हैं आप। पहला मेथड क्या था, सिर्फ क्वांटिटी को बेस बनाए। यहाँ आप डिस्कस करेंगे कि सिर्फ क्वांटिटी की बजाय पहले प्रोडक्ट्स की सेल वैल्यू देखें और फिर जिसकी जितनी सेल वैल्यू है उसकी सेल वैल्यू की बेस पे एलोकेशन करें। आगे एग्जांपल से पहले जरा स्प्लिट ऑफ पॉइंट को जरा डिफाइन कर लें। स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या होता है, एक छोटा सेंटेंस लिख लें, इधर एक नोट या लिख लें। स्प्लिट ऑफ पॉइंट मींस, split of point means a point where separately identifiable products emerge from the common process. Split of point means a point where separately identifiable products emerge from the common process. सेपरेट पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां प्रोडक्ट्स किसी कॉमन प्रोसेस से अलग अलग आइडेंटिफिएबल नजर आना शुरू हो जाए। वो प्रोडक्ट्स, वो पॉइंट सॉरी, वो जगह जहां पे प्रोडक्ट्स अलग अलग नजर आनी शुरू हो जाएं वो जगह कहलाती है स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इंग्लिश में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, अभी मैं समझाता हूँ। पर फर्स्ट एग्जांपल में जाए तो पेट्रोल वगैरह,
पेट्रोल, डीजल, ये काइंडली मेरी जरा हेल्प करनी है, मैं सेपरेट अ पॉइंट यहाँ ढूंढना चाह रहा हूँ। मेरा तो ख्याल है जिस जगह क्रूड ऑयल रिफाइनरी में इन हो रहा है ये सेपरेट अ पॉइंट है। अपने वर्ड्स में ट्राई करें, सेपरेट अ पॉइंट क्या समझ आया? वो जगह जहाँ लहदा हो जाए, जहाँ पेट्रोल लहदा नजर आना शुरू हो जाए, डीजल लहदा नजर आना शुरू हो जाए, वगैरह वगैरह। मेरा तो ख्याल है बोर्ड पे देखें, ये जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो पॉइंट है ना, ये सेपरेट अ पॉइंट है। तो फिर एक ही रह गया, आप बता देंगे। ऑयल रिफाइनरी में जब प्रोसेसिंग हो जाएगी और प्रोडक्ट्स पेट्रोल, डीजल वगैरह अलग अलग नजर आना शुरू हो जाएगा, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रूड ऑयल। इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग हुई, अलग अलग जिस जगह पे ऑयल रिफाइनरी में जब पेट्रोल डीजल अलग नजर आने शुरू हो गए वो जगह क्या कहलाएगी? सेपरेट अ पॉइंट। तो प्लीज कौन सी जगह? शायद रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद या रिफाइनिंग से पहले? रिफाइनिंग के बाद। ये जो जगह रही, जहाँ मैंने सर्कल एक लगाया, पता चला कहाँ लगाया मैंने? ऑयल रिफाइनरी के बाद एक सर्कल सा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेपरेट अ पॉइंट। तो सिंपली अपने वर्ड्स में, नीचे दोबारा फिर इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, अपने वर्ड्स में मेरे से सुने, सेपरेट अ पॉइंट का मतलब ऐसी जगह, वो जगह जहाँ पे कॉमन प्रोसेसिंग के रिजल्ट में प्रोडक्ट्स अलग अलग नजर आना शुरू हो जाए। तो एक दफा दोबारा पढ़ें जरा डेफिनेशन। पॉइंट वेयर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल प्रोडक्ट्स कॉमन प्रोसेस से अलग अलग नजर आना शुरू हो जाएंगे जिस जगह पे प्रोडक्ट्स, उसे सेपरेट अ पॉइंट कहते हैं। आई होप के कुछ क्लियर हो गया। प्रोसेसिंग से पहले होगा ये पॉइंट या बाद में? प्रोसेसिंग के बाद होगा जी, सिंपल। अब जरा हेडिंग पढ़ें, क्या हेडिंग थी हमारी? किस वक्त की सेल वैल्यू की बेस पे वर्किंग करनी है? जब प्रोडक्ट्स अलग अलग हो गई हैं, उनकी उस वक्त सेल प्राइस डिटरमिन करेंगे और उन सेल प्राइसेस की बेस पे एलोकेशन करेंगे, रादर देन सिर्फ क्वांटिटी को बेस बनाएं, अमाउंट्स को बेस बना के वर्किंग करेंगे। इस मेथड को समझने के लिए एक एग्जांपल लिखें, एक हेडिंग बनाएं, एग्जांपल। वंस अगेन एक कॉमन प्रोसेस, मेरे ख्याल एक मिनट जरा देख लें एग्जांपल। तीन प्रोडक्ट सपोज, वंस अगेन ABC। जॉइंट कॉस्ट सपोज इंकर हुई है 10,000 रुपीज। तीन प्रोडक्ट्स बनी हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, ना करें बेटा प्लीज, 1000, 2000 और 3000। यहां तक आप लिख रहे हैं, तकरीबन उसी तरह का डाटा। अगली बात क्या होनी वो फिर मैं बताता हूँ। फिगर सिंपल सी ले रहा हूँ, सिर्फ शायद अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट समझना जी। बड़ा अगर शुगर मिल की एग्जांपल आपको पता है तो वो ली जा सकती है, लेकिन शुगर मिल में मेरा ख्याल है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में बाय प्रोडक्ट्स ज्यादा होती हैं वहाँ, जॉइंट प्रोडक्ट्स नहीं है वहाँ। तो मैं ऐसी एग्जांपल अभी नहीं लेना चाह रहा जिसका जरा आइडिया आप लोगों का ना हो। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह इससे सब बात आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जांपल्स तो शायद बहुत सारी हो सकती हैं। वीट एग्जांपल भी हो सकती है, फ्लोर मिल भी हो सकती है, लेकिन अभी उस तरह की मेरे ख्याल डिस्कशन जरा मुश्किल हो जाएगी, तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस में फर्दर डिस्कस करेंगे। जी डाटा नोट कर लीजिएगा। नोटेड है सर? करूं वर्किंग? सुने गौर से जरा। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम आ जाया करेगा, नेक्स्ट कॉलम में यूनिट्स प्रोड्यूस लिखा करेंगे, 1000, 2000, 3000। अगर फिजिकल क्वांटिटी मेथड हो तो फिर इन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ही का टोटल करके 10,000 रुपीज एलोकेट कर देंगे। लेकिन अगर सेल वैल्यू मेथड है, कंसंट्रेट जरा बोर्ड पे प्लीज देखें पहले। सेल वैल्यू अगर मेथड है तो यूनिट्स प्रोड्यूस के बाद फिर आप ढूंढा करेंगे क्वेश्चन में से सेल प्राइस पर यूनिट।
Let's assume sale price per unit are 2, 3 and 4 rupees respectively. Assume कर रहा हूँ डाटा. फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा मैंने? यूनिट, प्रोडक्ट के नाम के बाद यूनिट्स प्रोड्यूस, और फिर अगर सेल वैल्यू मेथड हुआ करेगा तो मुझे क्या ढूंढ दिया करेंगे आप? फिर देन इनकी बेस पे सेल वैल्यूज कैलकुलेट करना है. टोटल सेल वैल्यू कैसे आ जाएगी? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2000, 6000 एंड 12,000, रादर देन के क्वांटिटी की बेस पे एलोकेट किया जाए. अब हम सेल वैल्यूज का टोटल करेंगे और उस सेल वैल्यूज की बेस पे एलोकेशन कर देंगे. बात कुछ क्लियर हो गई है? किस अमाउंट की एलोकेशन करनी है आप बताएं. एग्जांपल 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 प्लीज देख के आपके पास लिखी हुई है. इस सारी स्टोरी में करना क्या है? जॉइंट कॉस्ट ने एलोकेट होना है. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट? 10,000. लेकिन रादर देन के उससे यूनिट्स की बेस पे एलोकेट किया जाए, सेल वैल्यूज की बेस पे भी किया जा सकता है. हम एग्जाम में कैसे किया करेंगे? जैसे हमें एग्जामिनर कहा करेगा. लिखें जी, बाकी कंप्लीट करें. जी सर. मेरा ख्याल है कि अगर रिजल्ट आ गया तो 15 मिनट्स ब्रेक कर लेते हैं. नहीं, अगर इंतजार हो रहा है या बातें हो रही हैं तो उसकी बजाय नहीं, सीरियसली नहीं, को भाई मेरा ख्याल है घर वालों को भी मुबारकबाद देना चाह रहा है. नहीं नहीं, मतलब हो सकता है. नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है सवाए कॉस्ट अकाउंटिंग के. अगर कुछ ना कुछ हो रहा है तो मेरा ख्याल है फिर 10-15 मिनट ब्रेक कर लेते हैं. अगर टेंशन हो रही है तो कोई मसला नहीं. 9 बजे मिलते हैं, 9 बजे मिलते हैं. अगर कहीं इधर उधर जाना है 9 बजे वापस आ जाए. हम अकाउंटेंट्स बस 15 मिनट से ज्यादा खुश भी नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह पास हो जाएंगे आपके जहन में एक रेस्टोरेंट आ जाएगा, वहां पे इंशाल्लाह मेरे साथ प्लान बना लेंगे आप. लेकिन उसके बाद फिर कैश स्टार्ट हो जाएगा ना यार, फौरन कैश शुरू हो जाएगा. तो कर ले, ब्रेक करनी तो कर ले. ब्रेक है जी 15 मिनट्स की, 9 बजे वापस आए. यहीं बैठे बैठे ब्रेक करनी तो कर लें. अगर कहीं इधर उधर जाना है तो 15 मिनट्स, लेकिन 9 o'clock वापस. 15 मिनट बहुत है मेरा ख्याल है. 15 मिनट्स के बाद वापस आ जाए. ये मुजम्मिल साहब लग रहा है बच्चों का रिजल्ट है. क्या 1.5 पे सुना तो समझ नहीं आती? अच्छी बात है, 1.5 पे सुनते क्यों आप नॉर्मल स्पीड पे सुनो. 1.5 पे क्यों सुनना? वो तो फिर मजाक ही हो रहा है. वो फिल्म थोड़ी देख रहे हैं.
नहीं रिवीजन की रिवीजन 1 पे किया करें, जो नहीं सुनना उसे यूं आगे कर लिया करें। वो तो मेरा ख्याल है स्पीड तेज होने की वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा ना उसमें। 1.5 पे क्यों सुनना? ये है मुबीन, जरा देखना ये मसला अगर हल हो सकता है। वो कह रहा है लेकिन वो तो यूट्यूब पे है, इस वक्त तो यूट्यूब पे ही होगा, उसमें मसला आ रहा है। जरा पूछो जरा, ब्लैक शर्ट में जो जा रहा है। नहीं ये जब वो जो ब्लैक शर्ट में, वो ब्लैक ट्राउजर में,
ये काइंडली जरा अब जो लोग खड़े हैं उनको बाहर आवाज दे दो, लेकिन बस आ जाए। आ गया रिजल्ट? आ गया रिजल्ट? आ गया ना? ये इस तरफ अगर बाहर काइंडली खड़े हैं तो जरा कह दें कि बस आ जाए, ये आवाज दे दीजिएगा। क्लास के बाहर अगर लड़के खड़े हैं तो उन्हें बुला लें।
आ जाए आ जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट वापसी होगी। ये जरा देखिएगा बाहर कोई खड़े हैं तो बुला लें, बस जरा देखिएगा इस तरफ या उस तरफ। जी समझ ला मालिक इंशाल्लाह। चले सर वर्किंग कंप्लीट करें सर। क्या बात चल रही थी देख के बताएं क्या बात कर रहे हैं, कौन सा मेथड डिस्कस हो रहा है। यूनिट्स प्रोड्यूस मैंने लिखे, सेल प्राइस पर यूनिट लिखी, सेल वैल्यू निकाल ली, अब एलोकेशन करनी है। बन गया टेबल यहाँ तक? बताएंगे अब कैसे वर्किंग करें। आ जाए सर प्लीज आ जाए आ जाए, बस ये इसी तरह ही है सर। करें वर्किंग सर, बताएं कैसे एलोकेशन करूं। कॉन्सेप्ट वही है क्या, नहीं कोई फिगर बताए ना। सेल वैल्यूज का सम करें 20,000। अब वर्किंग कैसे करूं, 2000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, समझ आ जाएगा प्लीज। करें फाइनल, कर ले फिगर्स, बाकी भी लिखें, टेबल कंप्लीट करें। जी 1000 बाकी भी कंप्लीट करें। क्या डिफरेंस है इस मेथड में और फर्स्ट मेथड में। यूनिट्स को बेस बनाने की बजाय सेल वैल्यूज की बेस पे वर्किंग होती है। ये सेल प्राइसेस मैंने अज्यूम किया, सेल प्राइसेस पर यूनिट डाटा तो बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। सेकेंड वर्किंग हो जाएगी 6000 डिवाइडेड बाय 20,000 इनटू 3000 आई थिंक, एंड लास्ट वन। और ये 1000 3000 6000 है क्या? नहीं एलोकेशन है बेटा, किस चीज की एलोकेशन, ये है क्या? 10,000 तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने का खर्चा था टोटल, 1000 अब क्या है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लिखना थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए या शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से 10,000 के टोटल ज्वाइंट कॉस्ट में से एक
का शेयर, ए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का शेयर, शेयर समझ आ रहा, 10,000 में से हिस्सा, तो ये असल में 1000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ए है। सिमिलरली एक और बोल रहे हैं 3000 के है, तो टोटल में से एलोकेशन हो रही है ताकि अलग अलग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनाने की कॉस्ट पता चलती जाए। एनी कंफ्यूजन? चले आगे जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आ जाए प्लीज। देन बेटा ये जो मेथड नंबर 2 है इसी में फर्दर जरा वेरिएशंस हैं। मेथड नंबर 2 है सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। अब जरा फुल कंसंट्रेशन से नेक्स्ट पहले सुन ले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर उसकी भी एक एग्जांपल बनाते हैं। अगर तो बेटा प्रोडक्ट सेलेबल है एट सेपरेट ऑफ पॉइंट, ये अपने वर्ड्स में बताएं सेपरेट ऑफ पॉइंट क्या होता है? एक ऐसी जगह जहां पे प्रोडक्ट्स सेपरेट हो जाए, अलग अलग नजर आना शुरू हो जाए। तो अगर तो उस स्टेज पे सेपरेट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट सेलेबल हो, मार्केट में बेची जा सकती हो, तो फिर तो एज इट इज वर्किंग करेंगे जिस तरह मैंने कर ली है। लेकिन समटाइम्स प्रोडक्ट्स में नॉट बी सेलेबल एट सेपरेट ऑफ पॉइंट, इंस्टेड के उन्हें बेचने के लिए हो सकता है फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ जाए। फर्दर प्रोसेसिंग वर्ड कभी मेरे से सुना आपने? जरा फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम आए, नहीं वैसे ये जो एग्जांपल है ये भी जरा क्लियर कर लें, जो ऊपर वापस आ जाए जरा बोर्ड पे या देख लें। क्या पेट्रोल सेलेबल है? तो अगर सेलेबल है और सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट मेथड हो तो फिर पेट्रोल की बेस पे ही वर्किंग करेंगे। लेकिन लेट्स अज्यूम हम प्रोडक्ट पेट्रोल नहीं बेच रहे, हम फर्दर प्रोसेस करते हैं और हाई ऑक्टेन बना के बेचते हैं, तो इन दैट केस फिर एक वर्ड यूज हो जाएगा कि पेट्रोल इज नॉट सेलेबल एट सेपरेट ऑफ पॉइंट। तो अगर तो प्रोडक्ट सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल हो तो फिर तो हमने जो अभी वर्किंग की है वो बात कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स प्रोडक्ट्स में बी सेलेबल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, तो अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल हो रही है तो फिर हमें जब ये सेकंड मेथड अप्लाई करना है, तो सेकंड मेथड है क्या वैसे? हमें तो सेपरेट पॉइंट की सेल वैल्यू चाहिए, लेकिन अगर सेपरेट पॉइंट की सेल वैल्यू नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस होने के बाद सेल होती हैं, तो फिर हमें एक रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है, फाइनल सेल वैल्यू से सेपरेट पॉइंट की सेल वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये जो प्रॉब्लम मैं इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ ये तब नहीं होगा अगर प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट ऑफ। इफ द प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट ऑफ तो हम ऐसे ही वर्किंग करेंगे, सेपरेट पॉइंट की सेल वैल्यूज ले लेंगे और जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन कर देंगे। लेकिन समटाइम्स प्रोडक्ट्स में नॉट बी सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट। एक छोटा सा पैराग्राफ भी लिख लें, अब हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो जहां पे एग्जांपल कंप्लीट की है उससे आगे एक पैराग्राफ छोटा सा लिखें। समटाइम्स products are joint products are not sellable at separate of point, rather they are to be further processed before being sold in the market. Sometimes joint products are not sellable at separate of point, rather they are to be further processed before being sold in the market. जो लिख लें जरा ट्रांसलेट करें जरा। कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट्स सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल नहीं होती हैं
वो तभी बेची जा सकती हैं अगर उन्हें फर्दर प्रोसेस किया जाए। तो इन दैट केस, एक और लाइन लिखना जरा, इन दैट केस सेल वैल्यू at supply of point method is applied as follows. In that case, sale value at supply of point method is applied as follows. अगर प्रोडक्ट स्प्लिट अप पॉइंट पे सेलेबल हैं तो सिंपली क्या करें, स्प्लिट अप पॉइंट की सेल वैल्यूज ले लें और जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर दें। अगर स्प्लिट अप पॉइंट पे सेलेबल नहीं है तो क्या करें, नहीं क्या करें, अब एक एग्जांपल मैं लिखूंगा आपके साथ। अब इसको समझने के लिए, अगर प्रोडक्ट स्प्लिट अप पॉइंट पे सेलेबल नहीं है तो कैसे वर्किंग होनी है, मुझे एक एग्जांपल जरा बना लेने दें और फिर आप बाद में इसको लिख लीजिएगा। थोड़ी जरा लेंथी एग्जांपल है, आपने सिर्फ गौर से मेरी बात वैसे सुननी है। रेडी है जी? प्लीज प्लीज कंसंट्रेशन सुने दी जरा। लेट्स अज्यूम एक कॉमन प्रोसेस जिसमें जॉइंट कॉस्ट इंकर हुई है 13,200। वंस अगेन 3 जॉइंट प्रोडक्ट सपोज ए बी एंड सी एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके इमर्ज हुई हैं। लेकिन बेटा प्रोडक्ट ए बी और सी को अगर हमने सेल करना है तो लेट्स अज्यूम फर्दर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अच्छा, डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं। क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक प्रोडक्ट सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल हो और एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट सेपरेट ऑफ पॉइंट पे सेलेबल ना हो? वो यकीनन हो सकता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। लेट्स अज्यूम तीनों प्रोडक्ट्स अगर हमने सेल करनी है तो हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले जो मैंने एग्जांपल बनाई थी ऊपर देखें, जो इसे इमीडिएटली ऊपर एग्जांपल है, वहां मैं अज्यूम कर रहा था कि जैसे ही प्रोडक्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइबल हुई हैं सेपरेट पॉइंट पे सेल हो सकती हैं। फिलहाल मैं अज्यूम करूंगा कि सारी प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस करके बेचा जाता है। डेफिनेटली बाद में फिर ये भी वेरिएशन डिस्कस करेंगे कि अगर कुछ प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल हैं और कुछ को फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है तो फिर क्या करेंगे। तो इस वक्त मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, सारी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं अगर वो फर्दर प्रोसेस की जाए तो। लेट्स अज्यूम अब फर्दर प्रोसेसिंग पे ए की कॉस्ट आई है, ए को फर्दर प्रोसेस करने पे 500 कॉस्ट आई है, बी को फर्दर प्रोसेस करने पे 1000 और सी को फर्दर प्रोसेस करने पे 2000 रुपीज की सपोज कॉस्ट आई है। ये क्या अज्यूम किया जी मैंने, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है प्लीज। और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेट्स अज्यूम इनकी फाइनल सेल वैल्यू है। फाइनल सेल वैल्यू का कोई मीनिंग बताने की कोशिश करेंगे जरा, क्या कर लेने के बाद सेल वैल्यू। आ जाए आप आगे कहीं बैठे हुए थे, आगे बैठ नहीं बैठना, आ जाएंगे, टेंशन ना ले, आ जाए, बैग आपका वहीं है। फर्दर प्रोसेस करने के बाद फाइनल सेल वैल्यू सपोज ए की है 2000। अब मैं ये यूनिट्स अज्यूम नहीं कर रहा, ये 2000 मैंने क्या अज्यूम किया कि जो सपोज ए की फाइनल प्रोडक्ट बनी फर्दर प्रोसेस होने के बाद उसे 2000 रुपीज पे बेचा जा सकता है, बी को सपोज 6000 पे बेचा जा सकता है और सी को सपोज 12,000 रुपीज पे फाइनली बेचा जा सकता है। फाइनल सेल वैल्यू का मतलब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और स्प्लिट ऑफ सेल वैल्यू का मतलब जरा आप बताएं। स्प्लिट ऑफ सेल वैल्यू का मतलब सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, जैसे ही प्रोडक्ट सेपरेट हुई उस वक्त की सेल वैल्यू, और फाइनल का मतलब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। हमारा मेथड है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्ट्स आर नॉट सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ, इंस्टेड दे हैव टू बी फर्दर प्रोसेस बिफोर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। ये जो मैंने फिगर्स अज्यूम किए ये सारे अब रुपीस हैं, मैं मेंशन ही कर दूंगा। ये 500, 1000 और 2000 क्या अज्यूम किया मैंने,
नहीं क्या अज्यूम किया, रुपीस कौन से रुपीस? फर्दर प्रोसेसिंग के रुपीस हैं ये, मतलब अब मैं यूनिट्स अज्यूम नहीं कर रहा, मैं रुपीस लिख रहा हूँ। ये नीचे भी रुपीस हैं और ये जो फाइनल सेल वैल्यूज हैं ये भी मैं रुपए अज्यूम कर रहा हूँ कि इतने इतने रुपयों पे प्रोडक्ट्स को बेचा जा सकता है। यहाँ तक जरा एग्जांपल थोड़ी सी एक्सप्लेन करके आप भी लिख लेना, बाकी फिर इसका करना क्या है वो भी आप ही बताइएगा। फुल कंसंट्रेट प्लीज। सीए सर जी बस इसी तरह है यार, ना पास होने वाले ज्यादा खुश हों, अल्हम्दुलिल्लाह कह के जिंदगी का आगाज एक कर दें, और खुदा न खास्ता कोई अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो दोबारा एक एफर्ट करने की कोशिश करें, ना ज्यादा परेशानी और ना ही ज्यादा खुशी हम अफोर्ड कर सकते हैं। सीए का मसला ये है कि इसमें अगर कोई रिजल्ट अच्छा ना भी आए तो हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर पाते। हाँ, अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि क्या मैंने बेस्ट एफर्ट किया था। अगर आपने अपनी बेस्ट एफर्ट की थी तो प्लस माइनस जिंदगी का हिस्सा ही है। ठीक है सर। वैसे तो मेरा ख्याल है कि सब लोग अपने अपने ज़हन में रेस्टोरेंट्स बना चुके हैं, बी पॉजिटिव मेरा ख्याल है। नहीं मतलब मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने पैसे देने, लेकिन मैंने वो भी नहीं कहा जो आपको समझ आया। क्या हो गया सर, पास अगर बंदा हो तो बंदा कुछ तो सेलिब्रेट करते ही है यार। लेकिन चले हमारी सेलिब्रेशन बस यही कि अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह। क्या ख्याल है बहरहाल जी, प्लस माइनस जिंदगी का हिस्सा है, एफर्ट बस करनी चाहिए यार। जी कंप्लीट कर लेंगे तो प्लीज बताइए। एनी कंफ्यूजन इन द एग्जांपल? 13,200 रुपये पहले मैंने नीचे क्या अज्यूम किया, ये किसको बनाने का खर्चा है? ए बी एंड सी को खर्चा है वैसे, लेकिन सेल करने से पहले क्या किया, तीनों प्रोडक्ट्स को फर्दर एक्सपेंस किया है, इन्हें फाइनल फॉर्म में लेके आए हैं और फिर इन्हें फाइनली 2,000, 3,000, 6,000 और 12,000 रुपीज पे बेचा जा सकता है। जी सर। अब इस केस में एलोकेशन हमने 13,200 ही की करनी है। सारी स्टोरी चल रही है ज्वाइंट कॉस्ट की एलोकेशन। ये जो 500,000 और 2,000 है, क्या इन्हें भी कोई एलोकेट करने की जरूरत है? ये 500 तो किसका खर्चा है, 1,000, 2,000 ये तो पहले डिवाइडेड खर्चा है, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। 13,200 तीनों का कंबाइन एक्सपेंस है जिसने एलोकेट होना है। और हम मेथड कौन सा डिस्कस करना है, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। प्रॉब्लम क्या बन गया हुआ है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट सेलेबल नहीं है। अगर हो तो क्या करें, स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यूज लें और वर्किंग कर लें। लेकिन अगर बेटा स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट सेलेबल ना हो, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल हो रही हो, तो फिर सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड कैसे अप्लाई होता है, थोड़ा सा आइडिया मैंने देना है और इंशाल्लाह बात आपने पूरी कर देनी है। फुल कंसंट्रेट जरा। स्प्लिट ऑफ पॉइंट कहाँ है इस डायग्राम में? फर्दर प्रोसेसिंग से पहले है या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद है? जॉइंट प्रोसेस के बाद है या पहले है? मत डरे मत डरे मत डरे। जॉइंट प्रोसेस के बाद है और फर्दर प्रोसेसिंग से पहले है। समवेयर यहां की बात हो रही है। इस स्टेज की हमें सेल वैल्यूज नहीं पता है। किस स्टेज की पता है? फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की पता है। सॉर्ट ऑफ एक रिवर्स वर्किंग हमने करनी है। अब इन फाइनल सेल वैल्यू से हमें रिवर्स वर्किंग करके कुछ अज्यूम्ड फिगर्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी एट स्प्लिट ऑफ। ये बीच में मैंने अज्यूम्ड वर्ड क्यों बोला, बिक तो नहीं रही है, किस स्टेज पे हमारी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। किस वक्त सेल हो रही है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो हमें एक रिवर्स वर्किंग करनी है
ताकि हमारे सामने एक अज्यूम सी फिगर आ जाए कि अगर ये प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पे सेल होती तो कितने पे सेल होती। ये मेरे वर्ड्स क्लियर है प्लीज? ये काम कब नहीं करना पड़ेगा बोला करें? अगर प्रोडक्ट सेलेबल है सेपरेट पॉइंट पे तो ये कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल वैल्यूज मिलेंगी तो हमें रिवर्स वर्क, ये रिवर्स समझ आ रहा है? मैंने कहां से कहां आना है? फाइनल सेल वैल्यू से सेपरेट पॉइंट की सेल वैल्यूज की तरफ आना है। प्रोडक्ट एक ही तरफ आए जी, व्हाट इज द फाइनल सेल वैल्यू प्रोडक्ट है। रिवर्स आते हुए कोई एडजस्टमेंट करूंगा? सिर्फ प्रोडक्ट है, सिर्फ प्रोडक्ट है। 2000 प्लस 500, व्हाट इज 2000? और 500 खर्चा करने के बाद ये फिगर है 2000। अगर हम पहले फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो सिंपली सेपरेट पॉइंट तक आते हुए वर्किंग करते हुए क्या करेंगे, फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो 2000 माइनस अप्रोक्सीमेटली 1500 वुड बी सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ, अज्यूम्ड सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट। एक और बोल दे जरा, 6000 माइनस, तो अगर प्रोडक्ट सेपरेट पॉइंट पे सेलेबल नहीं है तो एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाया करेगा, फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग, अज्यूम्ड सेल वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे और उनका टोटल करके एलोकेशन टेबल इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। कुछ बात यहां तक क्लियर हो गई है? आए कंप्लीट करके बस घर चलते हैं। टेबल एक बनवा दें। स्टार्टिंग पॉइंट, प्रोडक्ट्स के नाम लिख लें, देन सेकंड कॉलम में फाइनल सेल वैल्यूज लिखना है, जी मेरा ख्याल एडजस्ट मिनट जरा कंप्लीट करवाएं जरा, बात तो होगी भी है, जरा लिखवा दें जरा। फाइनल सेल वैल्यूज बताएंगे क्या है? 2000, 6000, 12,000। अच्छा, अगर ये फाइनल सेल वैल्यूज मैंने इस वक्त फिगर्स अज्यूम करनी है, अगर ये फिगर फाइंड आउट करनी हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस करके फाइंड आउट किया जा सकता है। सेल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। तो फिगर मैंने इस वक्त अज्यूम किया की है, अदरवाइज वर्किंग वैसे ही होगी। फाइनल सेल वैल्यू के बाद कौन सा कॉलम बन जाएगा? फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लिखवाएं रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स की, 500, 1000, 2000। देन एक कॉलम बन जाएगा, रुक के सुना जरा, assumed sale value at sublet of, why the words are assumed? क्योंकि सेल तो नहीं हो रही, हम ये देखना चाह रहे हैं, हमारी इस वर्किंग का मकसद मतलब ये है कि अगर सेल होती तो अप्रोक्सीमेटली इन फिगर्स की बेस पे जी बताएं जी कितने 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 पे सेल होती? 1500, 5000 एंड 10,000। सबको पता है कैसे वर्किंग हो रही है? फॉर एग्जांपल 1500 कैसे वर्किंग हुई है? 2000 माइनस 500, इन अदर वर्ड्स फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और जब बेटा अज्यूम सेल वैल्यूज आ जाएंगी तो यहां से टोटल करके एलोकेशन टेबल कंप्लीट हो जाएगा। एलोकेशन किस अमाउंट की करनी है ये किसी को पता? कितने रुपए एलोकेट होने हैं? ज्वाइंट कॉस्ट 13,200 रुपीज एलोकेट होनी है। चले जी करें वाइंड अप, लिखें और टोटल करें। एनी कंफ्यूजन? जी बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया वो? Any confusion, please? मेथड है सेल वैल्यू एट सप्लेट ऑफ। हमें हमेशा सप्लेट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यूज चाहिए।
एज इट इज मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो रिवर्स वर्किंग कर लेंगे, फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये किसी को पता है कहाँ टोटल होना है? कहाँ टोटल करके एलोकेट होना है? किस कॉलम का टोटल होना है सर? अज्यूम सेल वैल्यूज एट सेपरेट ऑफ का टोटल होना। बताएं कितना बनता है? 16,500। जी आप वर्किंग फाइनल कर रहे हैं 1500 डिवाइडेड बाय 16,500। प्लीज सब लोग वर्किंग करें जी। 13,200 कैलकुलेटर यूज किया करें, आदत डेवलप करें। 1200 बाकी भी करें। 1200 4,000 8,000। What is 1200? Share of manufacturing cost of share of joint manufacturing cost of a, जरूर लिखें। share of joint manufacturing cost of a, B and C respectively। 13,200 रुपए का जो ज्वाइंट कॉस्ट का खर्चा था उसमें से 1200 4,000 और 8,000 रुपीज ए बी सी को एलोकेट हो गए हैं। ये वर्ड ठीक है प्लीज, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एनी कंफ्यूजन? प्लीज एनी कंफ्यूजन? बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इसलिए मैंने नहीं लिए, मैं कि जरा कॉलम कम हो जाए। ये 2000 कैसे आया होगा? 2000 6000 12000 कैसे आया होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस है। तो मैंने कहा जरा डाटा थोड़ा हो जाए। ये फाइनल सेल वैल्यूज कैसे आई होंगी प्लीज? यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस ही होगा। चलिए जरा कुछ बातें इस एग्जांपल में रह गई हैं, वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। आज घर के लिए मैंने थोड़ा सा काम दिया आपको, वो जो एक सेट हमारा फाइनल हुआ आज, प्लीज यार नोट्स पर आप जो पेज फाइलो मेथड जिसमें आज खत्म किए एक नजर रिवाइज करके इसे आना। बाकी इंशाल्लाह बात कल यहीं से बढ़ाते हैं। पेज ही नहीं है तो वो रटिए, बस भाई बैठे उनसे ले लेना। जी हमजा पूछ लें यार क्या मसला उसमें। चलें इंशाल्लाह फिर बाकी कल डिस्कस करते हैं, जरूर रिवाइज करके आइएगा। अल्लाह हाफिज। फाइनल सेल वैल्यूज हैं, लेकिन सेपरेट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। तो फाइनल सेल वैल्यू फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के बाद है, देयरफॉर रिवर्स वर्किंग करते हुए फिर माइनस करके करेंगे। फाइनल सेल वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग, ताकि हम सेपरेट ऑफ पॉइंट पे वापस आ सकें। ठीक है हमजा? जी हमजा ओके प्लीज है, कोई क्वेश्चन और? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई और क्वेश्चन तो नहीं रह गया? अल्लाह हाफिज।